हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अकबर और राणा प्रताप। सन 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ राजा मानसिंह एवं राजकुमार सलीम के नेतृत्व में एक विशाल सेना चित्तौड़गढ़ भेजी। मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना विजयी हुई, किंतु राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रहकर अपने जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने मंत्री मेवाड़ के भामा शाह द्वारा उन्हें राणा प्रताप को समर्पित धन से अपनी सेना का पुनः संगठन किया और अपने अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने में राणा प्रताप सफल हुए। बच्चों, राणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में युद्ध हुआ, जिसमें राणा प्रताप की तरफ से राजा मानसिंह और राजकुमार सलीम के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर भेजी गई और राणा प्रताप और बाबर की सेना के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगल साम्राज्य अर्थात अकबर की विजय हुई। मुगल सेना की विजय हुई और राणा प्रताप जो है वह हार गए, लेकिन राणा प्रताप ने अपनी हार कभी नहीं मानी। वे चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रह करके जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष करते रहे। इसी बीच उनके मंत्री और मेवाड़ के संपत्तिवान धनी व्यक्ति भामा शाह के द्वारा राणा प्रताप को अपना संपूर्ण धन संपत्ति अर्पित कर दी और राणा प्रताप ने इस धन से एक सेना का गठन किया और अनेक क्षेत्रों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, पुनः स्थापित अधिकार अपना स्थापित कर लिया। अर्थात इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रहकर भी राणा प्रताप जो है मुगलों के साथ संघर्ष करते रहे और मेवाड़ के मंत्री भामा शाह के द्वारा समर्पित धन से उन्होंने फिर से एक नई सेना गठित की और अपने अधिकांश क्षेत्रों पर उन्होंने विजय हासिल की। दोबारा उन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। किसने? राणा प्रताप ने। इसके साथ ही है रानी दुर्गावती और अकबर। गोंडवाना या गणाकंटगा विस्तृत और संपन्न राज्य था। इस राज्य में राजधानी थी चौरागढ़। चौरागढ़ के मुख्य निवासी जो थे गोंड थे और 1548 में राजा दलपत का देहावसान के बाद रानी दुर्गावती अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ शासन करती थी। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी और उन्होंने मंत्रियों के परामर्श पर एवं सहायता से सफलतापूर्वक शासन करती रही थी। वो उदार थी, दक्ष थी, सुयोग्य प्रशासन से उनके दक्ष, उदारवादी और सुयोग्य प्रशासन से गोंडवाना में उसने राजनीतिक एकता स्थापित की। गोंडवाना की समृद्धि और धन संपन्नता को देख करके साम्राज्य विस्तार की भावना से अकबर ने यहाँ पर अपना आक्रमण करना चाहता था। इसलिए आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर आक्रमण किया और रानी ने कवच और शीर्षस्त्राण धारण करके हाथी पर सवार होकर के मुगल सेना पर आक्रमण किया। इसी बीच दुर्भाग्य से एक तीर रानी को लगा और वह बेहोश हो गई और जब उन्हें होश में आया तो उन्हें पता चला कि वे युद्ध हार गई हैं और शत्रु द्वारा पकड़े जाने और अपमानित होने की बजाय उसने छाती में कटार लगा भोंक करके शहीद हो गई। छत्तीसगढ़ में उस समय रतनपुर राज्य कहलाता था और यहाँ पर कलचुरी राजवंश का प्रशासन प्रभावशाली था। रानी दुर्गावती और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। रानी दुर्गावती जो थी वह गोंडवाना के विस्तृत और संपन्न राज्य था, उसकी रानी थी। इससे पहले राजधानी उनके पति दलपत राव थे। उनकी मृत्यु के बाद रानी ने
अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ रह करके यहाँ इस क्षेत्र में स्थायी शासन स्थापित करने के प्रयत्न किया था। और वे सुयोग्य थी, दक्ष थी, उदार थी। इस कारण उनके शासन में सभी खुश थे। वे सफलतापूर्वक शासन कर रही थी। उनकी इसमें राजनीतिक स्थिरता भी थी और इस समय गोंडवाना जो है और अधिक समृद्ध और धन संपन्न हुआ। और इसी धन संपन्नता और समृद्धि को देख करके अकबर जो है इसे अपने राज्य विस्तार की भावना से यहाँ पर आक्रमण करना चाहता था और उसने आक्रमण किया। इसलिए उसने क्या किया, आसफ खां के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण किया और रानी ने किए कवच और शिस्त्राण यानी मुकुट आदि धारण करके हाथी पर सवार होकर के अकबर से सफलतापूर्वक युद्ध करना शुरू किया। यह युद्ध किया, परंतु दुर्भाग्यवश एक तीर जो है रानी दुर्गावती की लगा, जिससे कि वह बेहोश हो गई। और इसके पश्चात जब उन्हें होश में आया तो उन्हें पता चला कि वे युद्ध हार चुकी हैं। और इस प्रकार युद्ध में हारने के बाद रानी ने सोचा कि शत्रु के द्वारा पकड़े जाऊं और अपमानित हूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को ही समाप्त कर देती हूँ। इस उद्देश्य से उसने कटार अपने सीने में चुभाकर भोग करके अपनी हत्या करी। इस प्रकार वे शहीद हो गई। इस समय छत्तीसगढ़ में रतनपुर राज्य कहलाता था, छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य कहलाता था और यहाँ पर कलचुरी वंश का शासन स्थापित था। इस तरह अकबर की इन नीतियों के कारण उसके पदाधिकारियों में ईरानी तुरानियों के अलावा अफगान, भारतीय, मुसलमान, राजपूत राजा आदि सभी शामिल थे। अकबर की शासन व्यवस्था कैसी थी? अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था किस प्रकार की? उसने अपने विशाल साम्राज्य को 15 सूबों में बांट दिया। सूबे का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश जैसा ही था। प्रत्येक सूबा प्रांत सरकारों जिलों में बटा हुआ था और प्रत्येक सरकार बहुत से परगनों अर्थात तहसीलों में विभाजित थी। कई गांवों के समूहों में से एक परगना बनता था। अकबर ने केंद्र से लेकर परगने तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की और मुगल साम्राज्य और मुगल शासन के अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। अकबर की शासन व्यवस्था जो है आज के शासन व्यवस्था के आधार पर विभाजित थी, क्योंकि अकबर का राज्य जो था बहुत विशाल था और उसने इस विशाल राज्य को 15 सूबों में बांटा था। सूबे का यहाँ अर्थ है प्रांत। जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं, प्रदेश होते हैं, वैसे ही उस समय प्रांत हुआ करता था। सूबे का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश अर्थात राज्यों जैसा होता था। प्रत्येक सूबा यानी प्रांत जो था वह सरकारों अर्थात जिलों में बटा होता था। जैसे हमारा प्रत्येक राज्य जो है जिलों में बटा हुआ है, वैसे ही सरकारों में बटा होता था। उस समय प्रांत को सूबा कहा जाता था, जिलों को सरकार कहा जाता था और इस प्रकार बहुत से परगने और प्रत्येक सरकार बहुत से परगनों अर्थात तहसीलों में विभाजित थी। बहुत से राज्य जो हैं तहसीलों में विभाजित है। हमारे यहाँ भी छोटी छोटी तहसीलें होते हैं, प्रत्येक जिले के अंदर तहसील होती है। उसी प्रकार इस समय सरकारों के अंतर्गत परगने थे। इस प्रकार से शासन विभाजित था और कई गांवों के समूह में से एक परगना बनता था। अकबर ने केंद्र से लेकर परगने तक एक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की थी और मुगल शासन के अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। यहाँ पे मुगल साम्राज्य के अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। अकबर की शासन व्यवस्था कैसी थी? पहले था राज्य, जिसे क्या कहा जाता था? सूबा। ये प्रांत या राज्यों के जैसे हुआ करता था। इसके नीचे थे सरकारें, इसके अंदर जैसे जिला, जो हमारे यहाँ वर्तमान में जिला है इसे ही कहा जाता था सरकार। सरकार के नीचे क्या थे? परगने, जिसे हम तहसील कहते हैं। वर्तमान में तहसील कहा जाता है, इसे कहा जाता था परगने। हमारे वर्तमान हमारे शासन व्यवस्था भी इसी प्रकार है।
यहाँ परगने से लेकर के राज्य और राज्य से लेकर के केंद्र यानी अकबर तक के अकबर के सभी लोग जो थे इनके अधीन काम करते थे, अकबर के अधीन। तो हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वह भी ऐसे ही है, केंद्र, राज्य, जिला, तहसील और तहसील से नीचे में क्या होते थे, क्या होता है, ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायत इस प्रकार की व्यवस्था उस समय भी थी जैसी व्यवस्था आज हम अपने देश में देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, बाय।